गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एमएससी प्रीवियस आपका जो सेकंड पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें हम बात करते हैं सेकंड यूनिट की। आपकी सेकंड यूनिट क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म। हम किसकी बात करेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन हम सपोज करते हैं कि माना कि ये क्या है, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है, एक कार्बनिक अभिक्रिया है और ये किस में कन्वर्ट होती है? अब हमको पता है कि जो एरो के लेफ्ट साइड है ये हमारे लिए क्या होता है? रिएक्टेंट, और एरो के राइट साइड है वो हमारे लिए क्या है? प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे कि जो आपका रिएक्टेंट है उसमें दो चीजें हैं। यहाँ क्या है? दो स्पीसीज है, एक तो XY और एक Z। तो एक तो क्या होती है? रिएजेंट होती है और एक क्या होगी आपकी? सबस्ट्रेट। अब हम बात करते हैं कि एक फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट और सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट हमेशा क्या होगी? ऑर्गेनिक स्पीसीज। सबस्ट्रेट आपका हमेशा क्या होगा? एक ऑर्गेनिक स्पीसीज होगा, मतलब कि हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा सबस्ट्रेट। और जब हम बात करते हैं रिएजेंट की, तो ये क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ये हमारे लिए क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अब बात करते हैं रिएजेंट और सबस्ट्रेट को कैसे पहचानते हैं, क्या अंतर होता है इन दोनों में। तो देखिए, बात करते हैं कि रिएजेंट क्या होती है? अटैकिंग स्पीसीज होती है। रिएजेंट हमारे लिए क्या है कि आक्रमण करने की प्रवृत्ति होती है। इनकी कैसी नेचर होती है? अटैकिंग। इनकी नेचर क्या होती है? अटैक करने की होती है। और ये अटैक किस पे करते हैं? सबस्ट्रेट पर। ये अटैक किस पे करते हैं? ये किस पर आक्रमण करते हैं? सबस्ट्रेट पर आक्रमण करते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि ये रिएजेंट है, एक सबस्ट्रेट है। एक हमारा क्या है? रिएजेंट है, दूसरा क्या है? सबस्ट्रेट है। रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट की नेचर होती है अटैकिंग नेचर के होते हैं। रिएजेंट कैसे नेचर के होते हैं? हमारे अटैकिंग स्पीसीज होती है। इनकी नेचर कैसी होती है? अटैक करने की होती है। और ये किस पर आक्रमण करते हैं? सबस्ट्रेट पर आक्रमण करते हैं। ये किस पर आक्रमण करेंगे? सबस्ट्रेट पर आक्रमण करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा पढ़ते हैं रिएजेंट क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपके रिएजेंट्स क्या है। देखिए, हम बात करते हैं हमारे रिएजेंट क्या है। तो हम जब बात करते हैं रिएजेंट की, कि रिएजेंट दो टाइप से होते हैं। रिएजेंट क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। और किस बेसिस पे है? इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पर। इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे ये कितने टाइप के लिखे हमने? दो टाइप से। एक तो न्यूक्लियोफाइल और सेकंड क्या है? इलेक्ट्रो। सेकंड क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। एक है न्यूक्लियोफाइल और एक है इलेक्ट्रोफाइल। अब हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है। पहली बात तो ये नाम में ही हमें निकल रहा है, यहाँ क्या लिख रहा है? न्यूक्लियो और फाइल। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो न्यूक्लियो और एक फाइल। इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियो कहाँ से आया? न्यूक्लियस से आया। न्यूक्लियो वर्ड कहाँ से आया? न्यूक्लियस से। और फाइल का मतलब क्या होता है? फिलस। और फिलस को हम क्या कहते हैं? लविंग स्पीसीज। फिलस का मतलब क्या है? लविंग स्पीसीज, मतलब न्यूक्लियस से लविंग स्पीसीज क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल। अब बात कर रहे हैं हम, न्यूक्लियस पर कौन सा आवेश होता है? नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज से कौन लव करता है? नेगेटिव चार्ज। मतलब कि जो भी न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज है, जो भी हमारे क्या है? न्यूक्लियोफाइल,
वो कैसे होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। उनमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अब बात करते हैं, देखिए न्यूक्लियोफाइल दो वर्ड से मिलकर बना है, कौन सा, न्यूक्लियस एंड सेकंड फिलस। न्यूक्लियस का मतलब तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और फिलस का मतलब लविंग स्पीसीज। तो हम क्या कहेंगे कि न्यूक्लियस से लविंग स्पीसीज या पॉजिटिव चार्ज से लविंग स्पीसीज को क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ऐसी बात करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन और सेकंड फिलस। यहां पे भी हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन पे क्या, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और फिलस का मतलब लविंग स्पीसीज। हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्ज से जो लव करता है, मतलब नेगेटिव चार्ज लविंग स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अब बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज से कौन लव करेगा, जिन पे खुद पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल को ऐसे शो करते हैं, ऊपर क्या लगा देते हैं हम, नेगेटिव। और तो बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन से लविंग स्पीसीज है, मतलब ई पॉजिटिव। अब बात करते हैं हम, देखिए अब हम बात करते हैं, देखिए हमने इलेक्ट्रोफाइल को क्या लिखा, ई पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल को क्या लिखा, एनयू नेगेटिव। अब हम बात करेंगे इनके बारे में कुछ बातें कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे। आप जब भी बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, नाभिक किसने ही बोलते हैं हिंदी में इसको। न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच, इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ये क्या रखते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं ना, इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं, क्या लेवाइस बेस कह सकता हूं। हाँ, हम क्या कहते थे कि लुईस थाप है हमारे, लेवाइस बेस है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखेंगे। वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब बात करते हैं, ये इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का डोनेट करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, इनको हम क्या लिख रहे हैं, ई पॉजिटिव, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज है, मतलब इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। सेकंड बात मैं क्या करूंगा कि ये किसकी तरह व्यवहार करेंगे, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लुईस लुईस अम्ल कहते हैं। अब देखिए बात करेंगे नेक्स्ट, लुईस क्षार क्या है, लुईस अम्ल क्या है। अब हम देखते हैं इनके एग्जांपल्स, हम क्या देखेंगे, इनके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में सबसे पहले मैं क्या कहूंगा कि जो आपके लुईस अम्ल है उन पे क्या हो, सॉरी लुईस क्षार है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है कि इन पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जैसे H माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, ये सब क्या है, ये सभी क्या है, लुईस क्षार है या नाभिक नहीं है, न्यूक्लियोफाइल है। अगर नेगेटिव चार्ज ना हो, अगर क्या नहीं है, मान लीजिए क्या है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, न्यूट्रल स्पीसीज है, तो उनपे क्या होगा, लोन पेयर होगा। उनपे क्या होंगे, लोन पेयर हो, तो भी हम क्या कह सकते हैं कि ये भी क्या है, ये भी किसकी तरह बिहेव करेंगे, लुईस अम्लों की तरह बिहेव करते हैं, सॉरी लुईस क्षारों की तरह या नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेंगे। अब मैं बात करता हूं कि इनके अलावा भी कुछ एग्जांपल ऐसे हैं कि जिन हमने पहले एग्जांपल की बात की, क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। दूसरे एग्जांपल में हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या होने चाहिए, इन पे लोन पेयर होने चाहिए। तीसरी बात करते हैं, जो आपकी हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम पढ़ेंगे क्या होते हैं,
आपने पढ़े हैं, जैसे RMgx, ग्रिग्नार अभिकर्मक, R2Zn, फ्रैक्टलाइन रिएजेंट, ये सब पढ़े हैं। RLi, R2CuLi, ये सभी क्या है हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ये R सबका क्या होता है, R नेगेटिव, R नेगेटिव, R नेगेटिव, इसलिए ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, किसकी तरह बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अब बात करते हैं कुछ डबल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं। जैसे मैं बात करूं आपकी जो एल्कीन है हमारी, क्या है एल्कीन, इसके बाद में बेंजीन, ये सभी कंपाउंड भी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, किसकी तरह बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं छोटी सी और, किसके इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल के लिए हम क्या कहेंगे, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए उनपे पॉजिटिव चार्ज, H+, Cl+, NO+, ठीक है। ये हम क्या मानते हैं इनको, कि जिन पे भी पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं हमारे लिए, हाँ हमारे लिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अब सेकंड बात कहते हैं कि जिनके p और d ऑर्बिटल क्या होते हैं, वेकेंट होते हैं, या फिर उनका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, वो भी हम किस में रखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल में, जिनका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। जैसे Bf3, AlCl3, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनके d ऑर्बिटल क्या होते हैं, वेकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, वो भी हम किसमें ऐड कर देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल में ऐड करते हैं, वो भी हम किसमें ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल में ऐड करते हैं। कोई दिक्कत, हाँ। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब हम, ये हमारा किसका है, रिएजेंट का क्लासिफिकेशन, ये हमने किसका पढ़ा, रिएजेंट का क्लासिफिकेशन। अब कुछ डबल बॉन्डेड कंपाउंड भी किसकी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। जैसे बात करूं, जो भी ये ग्रुप है कार्बोनिल, इस पे अगर चाहिए OH लगा दो, CH3, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिल क्लोराइड, ये सब किसकी तरह व्यवहार करते हैं हमारे पास, ये सभी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे मैं बात कर लूं, SO3 हो गया, CO2 हो गया, इनमें जो सेंट्रल एटम है हमारा, ये किसकी तरह व्यवहार करता है हमारे लिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। यहां तक किसी को कोई समस्या हो कि नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं, ये हमारे रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं, अब हम बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है हमारी, ये रिएजेंट हमें पता होने चाहिए, ये आगे काम में आएंगे, कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, हम टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे ना जब, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक, ये वहां काम में आती है, ये चीजें क्या आती है, वहां पर काम में आती है। देखिए, हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन, या हम बात करते हैं एक रिएक्शन है, उसमें हम क्या करें, रिएक्टेंट पहले किस में कन्वर्ट होता है, किसी भी इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, या क्या बनेगा, कोई इंटरमीडिएट, ठीक है। हम बात करते हैं उसके बाद में ये किस में कन्वर्ट होते हैं,
प्रोडक्ट में, उसके बाद में किस में परिवर्तित हो जाएंगे हमारे लिए उत्पाद में। तो हम क्या कह रहे हैं कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है, क्या रिएक्टेंट से हमारे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके दौरान क्या होता है रिएक्शन में कि कुछ बॉन्ड टूटते हैं। ये बॉन्ड रिएक्टेंट के बॉन्ड क्या होते हैं, जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड्स का, नए बंधों का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस में क्या क्या हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या ए डिटेल वाइज एंड स्टेप वाइज पाथवे बाय विच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। हम क्या कह रहे हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, डिटेल वाइज और स्टेप वाइज। क्या है, एक डिटेल्ड और स्टेप वाइज प्रोसेस है, पाथवे है, जिससे क्या होता है रिएक्टेंट किस में परिवर्तित होता है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। उस चीज की ही स्टडी किस में करते हैं हम रिएक्शन मैकेनिज्म में। उस चीज की स्टडी हम किस में करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। अब बात करते हैं कि हमने क्या कहा, और एक चीज और ध्यान रखना कि कोई भी हम लिखते हैं, किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं केवल स्ट्रक्चरल चेंज दिखाते हैं। क्या केवल स्ट्रक्चरल चेंज दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अल्कोहल से क्या बन गया आपका एल्डिहाइड बना, अल्कोहल से हमारा क्या बना एल्डिहाइड बना। तो हमने केवल क्या दिखाया यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में चेंज आया, जो इनकी संरचना में चेंज आया वो दिखाते हैं। लेकिन जो एक सुटेबल मैकेनिज्म होती है, एक क्या सुटेबल मैकेनिज्म होती है, उसमें थर्मोडायनेमिक पैरामीटर भी हम शो करते हैं, जैसे डेल्टा एच पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, उसकी एंथैल्पी में क्या चेंज हुआ ये भी हम क्या करते हैं हर स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है शो करना पड़ता है। उसी को हम क्या कहते हैं कंप्लीट मैकेनिज्म, उसको हम क्या कहेंगे कंप्लीट मैकेनिज्म। कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं कि जो ये आपका रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। क्या बात करेंगे, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो इसमें चार प्रोसेस होती है। इसमें क्या होती है चार प्रोसेस होती है, चार बातें होती है, वो बात करते हैं हम। ओके, पहली बात करेंगे हम, पहला क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिकली पहले में क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉनिकल डिस्प्लेसमेंट, कि सबसे पहले क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है। उसके बाद में हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट हुए बाद में क्या होता है बॉन्ड क्लीवेज होता है। बॉन्ड क्लीवेज के बाद में हम क्या पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। हमने क्या पढ़ा टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। टाइप ऑफ इंटरमीडिएट का मतलब क्या कहेंगे कि कौन सा इंटरमीडिएट बना बॉन्ड टूटने के कारण। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि लास्ट हमारा क्या है टाइप ऑफ मैकेनिज्म। ध्यान से पढ़िए ये चीजें, इन चार चीजों में ही आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर होगा। जैसे कोई कंपाउंड है हमारा, मान लीजिए ये, ठीक है, एक R है एक R' है, तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट इधर होगा या इधर होगा। ये हमारे को किससे पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिकल डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये भी चार टाइप से। उसके बाद में हम बात करते हैं बॉन्ड क्लीवेज, कि ये बॉन्ड टूटते हैं, क्या होंगे रिएक्टेंट के बॉन्ड क्या होंगे टूटेंगे। इनसे क्या बनते हैं इंटरमीडिएट बनते हैं, डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट हैं। फिर लास्ट में क्या आएगी आपकी टाइप ऑफ मैकेनिज्म, जो आप पढ़ते हो SN1 SN2 ARSE, अजीब सी पढ़ते हो E1 E2 सारी हमको पढ़नी है, कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिकली डिस्प्लेसमेंट। क्या डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। देखिए थोड़ी थोड़ी बात करेंगे इन सब चीजों की।
हमारे पढ़े हुए हैं ये पहले प्रीवियस क्लासों में। हम क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। कि सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये भी दो टाइप से होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कितने टाइप का है, दो टाइप का। हम बात करते हैं दो टाइप कौन से, तो सबसे पहले बात करेंगे परमानेंट, और दूसरा हम क्या बात करेंगे, टेम्परेरी। एक परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, एक टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है। परमानेंट क्या होता है, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट। ऑलवेज क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये टेम्परेरी क्या होता है, ओनली प्रेजेंट इन प्रेजेंस ऑफ हम क्या कहते हैं कि जो आपका परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है उस वो क्या होता है, हमेशा लगता है। मतलब चाहे रिएजेंट हो चाहे ना हो, ये क्या होंगे, हमेशा अप्लाई करना आपको। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉनों का, वो हमेशा अप्लाई होता है चाहे रिएजेंट हो या नहीं हो। अब जब बात करते हैं टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट क्या है, टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या लिखते हैं कि रिएजेंट है तो डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या भाई, रिएजेंट है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और रिएजेंट नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ये क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो हमेशा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जाम आएगी तो पढ़ेंगे, नहीं तो कोरोना की वजह से हो ही गई मौज इस बार। क्या कहा कि ये क्या डिस्प्लेसमेंट होता है कि रिएजेंट है तो डिस्प्लेसमेंट होगा और नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन परमानेंट जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है ये क्या होता है, हमेशा होता है। अब जब हम बात करेंगे परमानेंट में, हम क्या क्या पढ़ना है, इंडक्टिव, इंडक्टिव इफेक्ट के बाद में हम पढ़ेंगे रेजोनेंस, और रेजोनेंस के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हिंदी में अपन पहले पढ़ते थे, क्या बोलते हैं इसको, प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद प्रभाव और अति संयुग्मन प्रभाव। कोई दिक्कत नहीं, तीनों हम, अब क्या है बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई है आपकी। अब हम बात करते हैं टेम्परेरी इफेक्ट में, हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हम किस किस की बात करें, हमने बात की कि परमानेंट डिस्प्लेसमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और जब बात करते हैं टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, केवल इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ेंगे, केवल इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हैं। अब हेडिंग डालेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा फर्स्ट स्टेप इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पहला हम क्या पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। हम किसकी बात करेंगे, जो आप पहले पढ़ते थे, प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट। हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, तो हम देखिए इंडक्टिव इफेक्ट में जब मैं बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। पहली बात, परमानेंट,
पहली बात तो क्या होता है, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, और दूसरी बात हम कहेंगे पार्शियली हमने भाई ध्यान रखना, रेजोनेंस में और इंडक्टिव में एक डिफरेंस है। क्या कहेंगे कि इट इज ए परमानेंट एंड पार्शियली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, परमानेंट और पार्शियली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है। पार्शियली का मतलब आंशिक, आंशिक मतलब थोड़े से इलेक्ट्रॉन। जैसे हम बात करें कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो ये 2 के 2, जैसे एक एटम है ये, एक एटम है ये, तो क्या होता है कि यहां दोनों कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। अब मैं क्या कहूंगा कि यहां केवल हम क्या कहते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पार्शियली शिफ्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, आंशिक रूप से। भाई पूरे टूट के ऐसे नहीं हो गया कि ये लो सर, ए तो पॉजिटिव और बी नेगेटिव, मतलब 2 के 2 के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, बी के पास। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहां केवल क्या होगा कि आंशिक रूप से चले गए, थोड़े बहुत चले गए, तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव और इस पर पार्शियली नेगेटिव, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश। मैं क्या कहूंगा कि इट इज ए परमानेंट एंड पार्शियली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दैट इज अराइज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान रखना, क्या कहेंगे तीसरी बात, arise due to difference of electronegativity। हमने क्या कहा कि 3 बातें कही। पहली बात क्या कही कि इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट होता है। दूसरी बात हम कहते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, पार्शियली ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पार्शियली शिफ्ट होते हैं। तीसरी बात क्या कहा कि ये किसके कारण जनरेट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण जनरेट होता है। तो अब हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे, इट इज ए परमानेंट एंड पार्शियली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दैट इज अराइज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब बात करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट भी हमारा कितने टाइप का आएगा, 2 टाइप का आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट भी हमारा कौन कितने टाइप का आएगा, 2 टाइप का आता है। जैसे बात करें, एक हमारा क्या है प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, और एक को हम क्या कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, बस यहां जो ग्रुप्स है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस्ड है ये दोनों चीजें। अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ क्या करें कि 2 टाइप के इफेक्ट शो करते हैं हम, एक प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और एक माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हम प्लस आई बोलते हैं और उसको हम माइनस आई बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं प्लस का मतलब क्या है कि ये जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम, क्या कहेंगे हम कि प्लस आई इफेक्ट कौन शो करता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, इनकी टेंडेंसी क्या होती है पार्शियली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की। मतलब ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के धक्का देंगे, ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के धक्का देंगे और वो क्या होंगे आगे ट्रांसफर होंगे। जैसे मैं बात करूं हमारे एल्किल ग्रुप, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, जैसे CH3 CP3 C2H5 T D H, ये क्या करते हैं सब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं शिफ्ट करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के धक्का देते हैं। अब बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जैसे मैं बात कर लूं NH2, इसके बाद में हम बात कर लें OH Cl Br, ये सब क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। ये सब क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कहते हैं खींचते हैं। ये सभी क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेंगे खींचेंगे। कोई दिक्कत। अब यहां एक चीज और है कि ये और ये दोनों इफेक्ट शो होते हैं।
ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हम बात करते हैं हमारी एक चेन है, रिंग है, CH3 CH2 और Z, क्या है Z। अगर ये Z कैसा है प्लस है, ये Z कैसा है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये एक क्या होता है डिस्टेंस डोमिनेंट, क्या कहेंगे हम डिस्टेंस डोमिनेंट इफेक्ट है। मतलब समझ रहे हो, जैसे इस एग्जांपल को देखो, मैं यहां लिखता हूं कि CH3 CH2 CH2 और Z। ये Z क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, शिफ्ट करेगा। तो ये देखिए ऐसे शिफ्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है इस प्रकार से शिफ्ट करता है। और हम क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इन पर क्या आना चाहिए पार्शियली नेगेटिव नेगेटिव। मतलब कि 3 से 4 कार्बन बाद में क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या हो जाता है खत्म हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं ये क्या हो रहे हैं बहुत कम होते जा रहे हैं। यानी हम क्या कहेंगे कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है किससे, आपके प्लस आई वालों से, जो भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, तो इनकी क्या होती है प्लस आई का इफेक्ट क्या होता जाता है कम हो जाता है। 3 या 4 कार्बन के बाद में इसका इफेक्ट प्रदर्शित नहीं होता, मतलब इसका इफेक्ट शो नहीं होता। अब जब बात करते हैं हम ऐसा कोई कंपाउंड है, तो ये क्या करेंगे भाई इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ठीक है। तो इस पे नेगेटिव है, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे कम पॉजिटिव, इस पे बिल्कुल कम पॉजिटिव, ठीक है। ये नेगेटिव है भाई, ध्यान से देखना, ठीक है नेगेटिव। तो यहाँ क्या हो रहा है धनावेश की मात्रा इस पर क्या होती जाती है बहुत कम होती है, और इस पे क्या होती है सबसे ज्यादा होती है। तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है एक डिस्टेंस डोमिनेंट प्रॉपर्टी है। ये क्या है डिस्टेंस डोमिनेंट प्रॉपर्टी है। और इस डिस्टेंस डोमिनेंट प्रॉपर्टी में हम क्या कहेंगे कि ये 2 प्रकार से होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कौन प्रदर्शित करते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या जिनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है इनसे कम है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करते हैं, ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारते हैं। अब बात करते हैं यहाँ माइनस आई इफेक्ट। ये माइनस आई इफेक्ट कौन प्रदर्शित करते हैं, जिनकी विद्युत ऋणता का मान क्या होता है कार्बन और इससे ज्यादा होता है। तो ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचेंगे तो इन पे खुद पे तो पार्शियली नेगेटिव, और इन पर कौन सा पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं जो आपकी रिंग चेन है उस चेन में से क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं। अब इसको मैंने क्या कहा डिस्टेंस डोमिनेंट क्यों कहा कि डिस्टेंस डोमिनेंट का मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की मान ज्यादा है, मतलब ये जितना पास है उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। ये थोड़ा दूर तो यहाँ से कम खींचा और यहाँ से बिल्कुल कम, यहाँ से कोई खींच रहा नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि 3 से 4 कार्बन के बाद में इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। इसका इफेक्ट या इसका प्रभाव क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। कोई दिक्कत, हाँ इस चीज में किसी को कोई समस्या हो तो बताना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो चलो कार्बोकैटायन पढ़ाएंगे तब बताएंगे, बाकी कार्बोकैटायन पढ़ाते हैं तो हम यही बताते हैं कि यहाँ क्या लगता है प्लस आई लग रहा है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और यहाँ माइनस आई लग रहा है इसलिए कार्बोनाइन में जब हम बात करते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी कम है, प्लस आई के कारण माइनस आई के कारण, इनके कारण हम क्या बताते हैं कार्बोकैटायन और कार्बोएनाइन की क्या बताते हैं स्टेबिलिटी स्थायित्व। वो जब कार्बोकैटायन या कार्बोएनाइन पढ़ेंगे तब बताएंगे, ओके। लेकिन इतना समझ में इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इसके बाद में देखिए सेकंड इफेक्ट हम क्या पढ़ेंगे रेजोनेंस। सेकंड इफेक्ट क्या पढ़ेंगे रेजोनेंस। देखिए यहां हमने क्या कहा कि ये परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल साहब रेजोनेंस भी कैसा इफेक्ट है परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन जो रेजोनेंस में होता है
रेजोनेंस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पार्शियली शिफ्ट नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होते भाई, पार्शियली शिफ्ट ना होकर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एंटायर शिफ्ट होते हैं। मतलब दो के दो इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड एक बॉन्ड पे होता है, तो यहाँ क्या कहेंगे हम कि दो के दो इलेक्ट्रॉन उठकर जाते हैं। जब रेजोनेंस की बात करेंगे हम तो हम क्या कहेंगे कि दो के दो इलेक्ट्रॉन उठकर जा रहे हैं। देखिए हमें पता होना चाहिए किसका इंडक्टिव सॉरी प्लस आर लग रहा है, किस ग्रुप का माइनस आर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन है। देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुनाद। रेजोनेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुनाद। अब बात करते हैं रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस कैसा है, परमानेंट। पहली बात तो रेजोनेंस कौन सा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, इस चीज में तो कोई समस्या ही नहीं। इसके बाद में यहां क्या होते हैं, एंटायर इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्ट। क्या कहेंगे हम, एंटायर का मतलब दो, एंटायर इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्ट। ओके, इसके बाद में जब हम बात करते हैं कि ये परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे शिफ्ट होते हैं, एंटायर शिफ्ट होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पूरी तरीके से शिफ्ट होंगे। और तीसरी बात, यहाँ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, यहाँ क्या बनती है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है, तो हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट एग्जिस्ट। हम क्या कहेंगे कि जो आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ओनली रेजोनेटिंग हाइब्रिड इज एग्जिस्ट। बातें करेंगे इस चीज की। क्या कह रहा हूं मैं कि जो आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती। वो क्या नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती। केवल क्या एग्जिस्ट करता है, आपका जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है वही क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि जो रेजोनेंस है उसमें क्या कहेंगे, रेजोनेंस फॉलो ऑक्टेट रूल। रेजोनेंस फॉलो ऑक्टेट रूल मतलब क्या है कि रेजोनेंस भी किसका पालन करेगा, आपके ऑक्टेट रूल का पालन करेगा। इसका मतलब क्या है कि कार्बन कभी भी क्या नहीं होगा, पेंटावेलेंट नहीं होगा। जो आपकी नाइट्रोजन है वो कभी क्या नहीं होगा, पेंटावेलेंट नहीं होगा। इस चीजों का कौन ध्यान रखना पड़ता है, हमको रेजोनेंस में ध्यान रखना पड़ता है कि कार्बन की कभी हमारे को क्या नहीं बनानी, 5 संयोजकता ही नहीं करनी। नाइट्रोजन की हमको कभी क्या नहीं करने कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा हो, ऐसी स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते। एक और ध्यान रखने की बात है कि जो रेजोनेंस होता है, जो क्या होता है, रेजोनेंस होता है, उसमें केवल क्या चेंज होता है। हाँ भाई, हम जब बात करते हैं रेजोनेंस में केवल बॉन्ड चेंज होता है, लेकिन जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर not change due to resonance। हम क्या कहते हैं कि केवल सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो गया या आपका जो लोन पेयर है वो चेंज हो गया, केवल क्या कहते हैं हम, हाँ हम केवल क्या कहते हैं कि हम बात करेंगे कि यहाँ केवल क्या होता है, बॉन्ड चेंज होते हैं, सिंगल बॉन्ड डबल में चेंज हो गया। ऐसे नहीं कि एल्डिहाइड का कीटोन बन गया या एल्डिहाइड का अल्कोहल बन गया, ये चीजें यहाँ चेंज नहीं होती रेजोनेंस के कारण। ओके, अब बात करते हैं रेजोनेंस में एक दो बात और है कि जब बात करेंगे हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो यहाँ जो स्ट्रक्चर्स बनती है उनमें कुछ चीजें ध्यान में रखने की बात होती है कि यहाँ पे हम हमेशा क्या करेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट bear negative charge
और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बियर पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो इसका मतलब कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, आपने भी कई बार बनाई होगी, जैसे हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं कई बार, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर घुमाते हैं और क्या बनाया हमने, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर क्या, नेगेटिव चार्ज। तो मैंने क्या कहा कि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इस चीज को ध्यान रखना है। ये थी भाई हमारी क्या, रेजोनेंस के बारे में थोड़ी सी बातें। ये क्या थी हमारी, रेजोनेंस के बारे में थोड़ी सी हमने बात की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, कि रेजोनेंस आप कैसे कैसे करवा सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि हम कई बार हमने ये चीजें देखी हैं कि डबल बॉन्ड, ठीक है, एटम से डबल बॉन्ड से एटम चला जाता है, नेगेटिव से चले जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव चले जाते हैं, लोन पेयर से बॉन्ड में होता है, लोन पेयर से पॉजिटिव चार्ज में होता है। तो इन चीजों की हम क्या करेंगे, अभी बात करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। हम बात करते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। तो पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस में हम क्या देखेंगे, 5-6 टाइप देखते हैं। देखिए कैसे किस प्रकार से बातें करेंगे। हम कहेंगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज किसके साथ है, डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो अगर कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड के साथ तो हो सकता है, लोन पेयर हो कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड के साथ। तो 3 पॉसिबिलिटी तो ये है। उसके बाद में 2-3 पॉसिबिलिटी और देखेंगे हम। और रेजोनेंस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, और वो कैसे शिफ्ट होते हैं वो अभी देखते हैं, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी हम क्या लिखते हैं रेजोनेंस में, पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन। जैसे देखते हैं कि अगर ये स्ट्रक्चर है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां, और हमारी क्या स्ट्रक्चर आएगी, इसके बाद में जैसे बात करें कि नहीं, और इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड का हमेशा ध्यान रखना। हाइब्रिड क्या होता है, ऐसा बनेगा कि ये दोनों, ठीक है, यहां पे भी डबल बॉन्ड है और यहां पे भी डबल बॉन्ड है, और यहां पे चार्ज कितना, हाफ, और यहां पे भी वही चार्ज कितना, पॉजिटिव चार्ज, हाफ पॉजिटिव चार्ज यहां है और हाफ पॉजिटिव चार्ज यहां है। कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर ऐसी हो तो क्या होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इस पे नहीं आएगा, किस पे आएगा, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी, लेकिन इसकी क्या होगी, कम हो गई। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारी कैसी आएगी, और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम इस एरो द्वारा, दोनों तरफ एरो होता है उससे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। कैसी है ये स्ट्रक्चर हमारी, ये यहाँ गया, ये यहाँ, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। हमने क्या बात की कि हमारी 1, 2 और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आई, कैसी बनेंगी सारी, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो तीनों पे कितना था। और एक दिन हमने बात, आज ही बात करता हूँ आपसे कि हमेशा ध्यान रखें, चार्ज यानी क्या होता है, दुख। आवेश क्या है, एक दुख है, और जितना दुख कम होगा वो उतना ही स्थायी होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आवेश कितना आ रहा है, 1/3, 1/3, 1/3, तीनों ने बांट लिया थोड़ा थोड़ा। यहाँ क्या है, 1/2 और 1/2। तो क्या हुआ, ऊपर वाले के पास दुख ज्यादा है या नीचे वाले के पास दुख ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आधा है, यहाँ पे 1/3 है, तो दुखी आदमी कौन है, ये। तो ये क्या होगा,
लेस स्टेबल। ये क्या है? लेस स्टेबल। और ये क्या होगा? मोर स्टेबल। ये क्या होगा? मोर स्टेबल। इसके बाद में जो ये कार्बोकैटाइन है तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। ओके, इसके बाद में मैं क्या बात करूं? नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड। सेकंड हम क्या कहेंगे कि ठीक है, हम सेकंड बात किसकी करेंगे? नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन कैसे हो सकता है। देखिए सेम टू सेम ही पॉजिटिव का जैसा ही है। और आपको पता है रेजोनेंस होता क्यों है? रेजोनेंस क्या करता है? हाँ, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। रेजोनेंस के कारण क्या होती है? स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। देखिए बात करते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी, क्या कहेंगे हम? नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड। नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? कि जैसे बात करूं मैं तो मैं क्या कहूंगा? ये दोनों यहां और ये यहां। समझ रहे हो ना कि ये माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां बॉन्ड बनाएंगे। जैसे ही बॉन्ड बनाएंगे तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और है। कितनी वैलेंसी हो गई इसकी? 1 2 और 2 4। जैसे ही देखना, एक बार पॉसिबल सोचना कि ये बॉन्ड यहां गया, ये बॉन्ड कहां गया? यहां गया, यहां और यहां। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होगी? इस कार्बन की कितनी संयोजकता होगी? एक बार इसको मत देखो, हम क्या देखते हैं? केवल वो स्ट्रक्चर हो। मान लीजिए जैसे ये नेगेटिव यहां गया, इसने यहां बॉन्ड बना लिया और यहां बॉन्ड बनाए बाद में इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 2। क्या होगी? 2 और 2 4। कितनी वैलेंसी होगी? 4 और 1 ऊपर 5। तो क्या कभी कार्बन की 5 संयोजकता हो सकती है? इसलिए क्या होता है, जैसे ही ये यहां जाते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां आते हैं और ये स्ट्रक्चर आए। रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसा बनेगा कि डबल बॉन्ड तो दोनों पे है लेकिन -½ और -½ आवेश कितना आता है? -½ इसमें कोई दिक्कत। अब मैं बात करूं कि अगर हमारा कैसा हो कि जैसे मान लीजिए ये कॉन्जुगेशन में तीसरी बात किसकी करेंगे? लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड क्या हो? कॉन्जुगेशन में हो। जैसे मैं बात करूं, ये तो डबल बॉन्ड है और ये क्या है? OH लिख दिया मैंने। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और ये यहां। क्या स्ट्रक्चर आएंगे हमारे पास में? OH पे तो OH ने क्या किया? डोनेट किए और यहां आके हुए, इसलिए इसने नेगेटिव। ये हमारी क्या बात होगी? तीसरी बात होगी कि लोन पेयर और हाँ भाई क्या कहा मैंने? लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड। अब मैं बात करूं कि जैसे मान लीजिए 2 डबल बॉन्ड आपस में क्या है? कॉन्जुगेशन में है। चौथा मैं क्या कहूंगा? डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां गई और ये इस कार्बन पर क्या स्ट्रक्चर आएगी हमारी? ये यहां आ गई और ये यहां। अब इस कार्बन ने क्या किए? इलेक्ट्रॉन डोनेट किए पॉजिटिव, और इस कार्बन ने क्या किए? एक्सेप्ट किए। इन दोनों पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इस कार्बन के पास भी कम हुए तो इसने यहां आ गए और यहां वाले गए, इसलिए इन दोनों पे कोई चेंज नहीं आया। लेकिन इसने क्या कर दिया? डोनेट, और इसने क्या किया? एक्सेप्ट किया। इसलिए एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। कोई दिक्कत? अब मैं बात करता हूं कि हमारा क्या हो? डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी बात करेंगे कि अगर मेरा क्या हो? फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड। ये क्या है? फ्री रेडिकल और एक क्या है? डबल बॉन्ड। तो मैं क्या कहूंगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे और एक इलेक्ट्रॉन यहां। भाई जब फ्री रेडिकल का रेजोनेंस शो करते हैं हम क्या करेंगे? फ्री रेडिकल मुक्त मूलक का जब रेजोनेंस शो करेंगे तो हम ये तीर कैसा लेते हैं? हाफ तीर लेते हैं। हम कैसा कर्व लेते हैं? सॉरी एरो कैसा लेंगे? हाफ एरो। ये बात करेंगे हम, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है कि जैसे ही ये यहां गया, ये यहां जाते ही
एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। तो हमने क्या देखी, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आई? अनुनादी संरचनाओं में कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं रेजोनेंस के टाइप। अब हम किसकी बात करेंगे, टाइप ऑफ रेजोनेंस। के रेजोनेंस भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। रेजोनेंस भी कितने टाइप का होगा हमारा, 2 टाइप का। जैसे इंडक्टिव था वैसे ही क्या है, रेजोनेंस है कि एक ग्रुप तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, रिलीज करने की टेंडेंसी रखेंगे, और एक क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, विड्रॉ करने की। तो इस आधार पर जो हमारे क्या है, रेजोनेंस कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का। कैसे होगा देखते हैं। हम बात करते हैं रेजोनेंस के टाइप हैं 2, एक प्लस आर और एक माइनस आर। मतलब प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट कौन शो करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ई आर जी का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और ये कौन करते हैं, ये टेंडेंसी कौन रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी रखेंगे, वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये क्या करेंगे, अब जैसे मैं कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के और कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुपों के लिख देता हूं कि जैसे OH, NH2 और NHR, OR, ये सब क्या करते हैं, ये सभी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्या रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं। इसके अलावा हमारे जो Cl, Br, I, ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, सबके पास क्या है, लोन पेयर है। सबके पास क्या है, लोन पेयर है। इसलिए ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं, डबल बॉन्ड को। अपने इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, ये डबल बॉन्ड को डोनेट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, जैसा हमने बात की थी लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन। अब जब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, किसकी बात करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। तो ये क्या करते हैं, रिंग से या डबल बॉन्ड को क्या कर लेते हैं, अपनी ओर अट्रैक्शन करते हैं, खींचते हैं। जैसे NO2 हो गया, CN हो गया, CHO हो गया, COR हो गया, C डबल बॉन्ड OH हो गया। ये सभी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी रखते हैं। ये सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की क्या रखेंगे, प्रवृत्ति रखते हैं। अब देखते हैं, एक दो एग्जांपल देखते हैं प्लस आर वाले का और माइनस आर वाले का। ध्यान से देखना कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बना के आए हैं पहले, और आगे भी हमारी क्या आएगी, ये काम में आएगी जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक कंपाउंड्स में बात करेंगे। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देती है, क्यों नहीं देती, इनके रीजन यहीं से मिलते हैं। तो वहां हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी आनी चाहिए। देखो एक बार मैं प्लस आर वालों की बना देता हूं और एक बार किसी भी माइनस आर की बना लेंगे हम। देखिए जैसे मैं बात करता हूं कि मैं बनाता हूं, ये हमारा बेंजीन रिंग है, इसमें मैं क्या लगाता हूं, OH। OH कोई जरूरी नहीं है आप OH की बनाए, NH2। मैंने एक बार रिलीजिंग की बात कर रहा हूं कि ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। बताया था ये इलेक्ट्रॉन यहां क्यों आ जाएंगे, अगर ये यहां नहीं आएंगे तो कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 5, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव,
अब क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ, तो ये बॉन्ड यहाँ, नेगेटिव, देखो ये क्या कहलाती है हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये सभी क्या है हमारी अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनमें ध्यान से देखा, इस पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, इन दोनों पोजीशनों को मेटा, और इस पोजीशन को क्या कहते हैं, पैरा। क्या लिखूं, ऑर्थो, मेटा और पैरा, 3 पोजीशन है, ऑर्थो, मेटा और पैरा, ऑर्थो, मेटा और पैरा। यहां ध्यान से देखेंगे, ऑर्थो और पैरा पर कौन सी चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। ऑर्थो और पैरा पे कौन सा आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। मतलब रिंग पे कौन सा चार्ज जनरेट होता है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये क्या ग्रुप क्या करते हैं, अब OH की जगह तुम कुछ भी लगा दो, NH2 लगा दो, SH लगा दो, OR लगा दो, NHR लगा दो, ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। अब मैं बात करता हूं कि हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की। हम किसकी बना दें, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या होगा, विड्रॉइंग का मतलब ये यहां इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, विड्रॉइंग ग्रुप्स के बनाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहां और ये इलेक्ट्रॉन यहां। मतलब ये क्या कर रहा है, ये ग्रुप रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है, रिंग में से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और देखिए क्या स्ट्रक्चर आई, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, ये पॉजिटिव चार्ज और रिंग में घूमता है, और घूमेगा तो हम क्या कह रहे हैं कि ये बॉन्ड यहाँ, ये पॉजिटिव चार्ज, और वापस हमारी क्या आ गई, वही स्ट्रक्चर। क्या हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखी कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनमें हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं, वो क्या करते हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं। वो क्या कर रहे हैं, हमारी वलय को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। हम क्या कहेंगे कि एक उदाहरण हमने देखा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का, वो क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज। अब मैं बात करता हूं, एक एग्जांपल हमने देखा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, एक एग्जांपल हमने किसका देखा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, वलय से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, क्या करेंगे, वलय से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, और वलय से इलेक्ट्रॉन को जब ये खींचते हैं तो क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को क्या कर देते हैं, कम करते हैं, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को क्या करते हैं, ये कम करते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन के घनत्व को कम कर रहे हैं, तो यहां हम देखो, अभी हम पढ़ के आए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ क्या इलेक्ट्रोफाइल आसानी से आक्रमण कर सकता है ऑर्थो और पैरा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, आसानी से आक्रमण करेगा। और यहाँ क्या कहेंगे हम कि यहाँ कौन आक्रमण कर सकता है आसानी से, न्यूक्लियोफाइल आक्रमण कर सकता है, क्योंकि क्या है, वलय पर कौन सा आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या कर सकता है, रिंग पे वो क्या कर सकता है, इजीली अटैक कर सकता है। अब हम बात करेंगे, एक छोटी सी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ओके। उस एप्लीकेशन में हम देखेंगे कि एसिडिक नेचर कैसे देखते हैं, ओके। बेसिक की भी बात करेंगे थोड़ी सी, यहाँ तक कोई दिक्कत